नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जो कि त्रिभुज था उसे बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी के हल करवाए हैं। तो बच्चों, उसी के आगे अब ये चैप्टर नंबर 7 आज से स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चंस करने से पहले उसके बारे में जो शब्दावली यूज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही शब्द आगे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तब आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो एक छोटा सा परिचय है निर्देशांक ज्यामिति का, वो हम आपको शुरू करके देने वाले हैं। आइए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का एक्चुअली परिचय है क्या, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जिसको आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी। और एक चर वाले रैखिक समीकरण जो थे उसमें भी आप लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ का परिचय पढ़ा था। तो उसी को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो एक मैं यहाँ पर आपको एक ये लाइन मैंने खींची और मैंने एक लाइन ये खींची। ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो मैंने ये 2 लाइनें मैंने खींची। बच्चों, इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बच्चों, जिस पेपर पर, जिस तल पर ये लाइनें खींची जाती हैं उस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। बच्चों, एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिनका नाम था देकार्तेय। उनके नाम पर इस पृष्ठ को, इस तल को जिस पर हम ये रेखाएं खींचते हैं उसको कार्तीय तल के नाम से जाना जाता है, कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक शब्द आता है निर्देशांक। इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में भी, इसी चैप्टर में, इसी सिलेबस में 10th में ही आपको मैंने पढ़ाया है और पिछले वीडियोस में आप उसको देख सकते हैं। तो अगर वो चीज़ आप देखकर आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बच्चों, जहाँ पर ये 2 रेखाएँ काटती हैं, यानी कि ये बिंदु, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ओके, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इस वाले अक्ष को बच्चों हम कहते हैं एक्स, और इस वाले अक्ष को कहते हैं वाई अक्ष, और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। एक्चुअली ये अक्षीय रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं किसी न किसी अक्ष को प्रदर्शित करती हैं, और ये जो पूरा सिस्टम बनके तैयार होगा, इसको ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, वक्र के नाम से भी जानते हैं। ग्राफ के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत बेहतर तरीके से बताया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब ये जो 4 खंड आपको यहाँ पर मिले हैं, ये पहला खंड होता है, ये दूसरा खंड होता है, ये बच्चों तीसरा खंड है, और ये चौथा खंड है। ओके, अब इनको हम बोलते क्या हैं? इनको हम बच्चों कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। ओके, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये बच्चों तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। यहाँ से MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बिंदु आपको दिए होंगे और आपसे कहेगा कि बताइए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो उसका भी एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब बच्चों, होता क्या है, ये वाली जो दिशा है आपकी, ये x की प्लस दिशा है, और ये y की प्लस दिशा होती है। बच्चों, ये x की माइनस दिशा है और ये y की माइनस दिशा है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर इस चतुर्थांश की हम बात करें, इस वाले चतुर्थांश की, तो बच्चों इस वाले हिस्से में x का वैल्यू भी प्लस है और y का वैल्यू भी प्लस है। तो बच्चों इसमें प्लस प्लस होंगे। अब ये क्या होंगे, मैं जरा सा ध्यान रखिए, जरा सा वेट करिए, अभी आपको बताते हैं। इस वाले में आइए, तो देखिए बच्चों, ये वाला जो हिस्सा आपने घेर रखा है, ये x और y से घिरा हुआ है। तो x जो है वो माइनस का है और y जो है वो प्लस का है। ओके,
फिर यहाँ आते हैं, देखो बच्चों ये दोनों हिस्से माइनस से घिरे हुए हैं तो इसमें दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। यहाँ आते हैं तो ये x प्लस का इसमें है और y माइनस का है। तो अब ये प्लस माइनस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी हम निर्देशांक रखते हैं तब हम क्या करते हैं, x और y दोनों बिंदु लेते हैं। तो निर्देशांक जो होते हैं वो x, y के पदों में लिखे जाते हैं। तो बच्चों इसको हम कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ओके, तो जितने भी निर्देशांक यहाँ पर मौजूद हैं इनको हम क्या करेंगे, भुज और कोटि के रूप में लिखने वाले हैं। तो एक्चुअली जो निर्देशांक होता है ये दो अक्षरों से या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, निर्देश प्लस अंक। मतलब इस कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है या किसी भी पॉइंट या बिंदु की स्थिति हमें बतानी है, ज्ञात करनी है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए कुछ दूरियां रिप्रेजेंट की जाती हैं, बताई जाती हैं कि वो बिंदु यहाँ से मूल बिंदु से इस वाले अक्ष पर कितनी दूर है, इस वाले अक्ष पर कितनी दूर है, या इधर कितनी दूर है, इधर कितनी दूर है। तो उन दूरियों को लेकर एक बिंदु बनकर आ जाता है, उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। और वाई अक्ष पर जो चली गई दूरियां होती हैं तो उनको अगर एक ब्रैकेट में इस तरह से हम लिख देते हैं एक्स और वाई के पदों में, जिनको भुज और कोटि के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं निर्देशांक। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि हमारे पास बिंदु है 5, -3। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमने यहाँ पर बिंदु बना लिए हैं 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पहला वाला बिंदु है जो कि x है और दूसरा वाला बिंदु है ये कि y है, तो ये हुआ भुज और ये हुआ कोटि। इसको इंग्लिश में एब्सिसा, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 5। कहने का मतलब इस वाले मूल बिंदु से आप x की धन दिशा में 5 पॉइंट चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आप आ जाएंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर -3 है तो इसका मतलब y की माइनस की दिशा ये वाली है, तो आप 3 नीचे की ओर चलिए। तो 1, 2, 3 यहाँ आ गए, लेकिन आप लिखेंगे x के सामने एकदम इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, ये यहाँ रहा और ये यहाँ रहा इस तरह से। तो ये बिंदु आ गया 5, -3। तो ये इस बिंदु की ओर जो निर्देश करने के लिए हमने बिंदु लिखे हैं, इस बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो लिखे हैं, इनको हम बोलते हैं निर्देशांक। ओके, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपका आता है MCQ में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पास बिंदु लिखे हैं x, y के पदों में, और जैसे इसी को ले लेते हैं तो ये है 5, -3। तो ये तो हो गया निर्देशांक, ये हो गया आपका भुज, ये हो गया आपका कोटि। अगर आपसे पूछे कि x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी बताइए और y अक्ष से दूरी बताइए, तब हम क्या करने वाले हैं, तो x और y अक्ष से जब दूरियां हम बताने वाले होंगे तो ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं, ये क्रॉस हो जाते हैं इस तरह से। मतलब x अक्ष की दूरी ये होगी और y अक्ष की दूरी ये होगी। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, x अक्ष की बच्चों दूरी क्या होगी, ये वाली, तो ये हो जाएगी -3 और ये हो जाएगा 5। दूरी के केस में जो x और y होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ये क्रॉस हो जाते हैं इस तरह से। दूरी की बात जब होगी, x अक्ष से दूरी अगर बोलना है हमको तो हम कोटि का मान बताएंगे, और y अक्ष से दूरी बतानी है तो हमेशा भुज का मान बताएंगे। तो इस तरह से ये निर्देशांक जो हमने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और अभी जो है हमको एक बिंदु, 2 बिंदु होंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको, इसको जरा हटा देते हैं यहाँ पर। दूरी का एक सूत्र होगा, दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूले पर पहली एक्सरसाइज आपकी आसानी से लग जाएगी। अब होता क्या है, जैसे आपका एक बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, इनके बीच की ये दूरी है। अगर ये दूरी हमें ज्ञात करनी हो और इसके निर्देशांक हमारे इस तरह से दिए हों, इस वाले के निर्देशांक दिए होंगे x1, y1,
और इस वाले के निर्देशांक दिए होंगे x2, y2। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी हमें ये ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, AB = एक फार्मूला होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होता है। हालांकि बुक में आपका इसका निगमन दिया हुआ, आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सूत्र को समझिए और उसको अप्लाई करके आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक फार्मूला आपको मिल जाता है और आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आसानी से इस वाले फार्मूले पर हो जाएंगे। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर में या MCQ में पूछता जरूर है। तो देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर आप खड़े होंगे, ये चौराहा है, जैसे यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो ये आपकी एक दिशा है, एक ये दिशा है, एक ये है, एक ये। यहाँ पर खड़े होकर आपको इन चारों में से कोई रास्ता चुनना होता है। तो एक्चुअली ये एक चौराहा जैसा हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, मतलब सारी शुरुआत यहाँ से होनी है। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आप जब खड़े हैं तो ना तो x अक्ष की ओर जा रहे हैं और ना ही y अक्ष की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब x पर भी आपकी दूरी 0 है और y पर भी दूरी है 0। तो इसका मतलब इसका भुज और कोट दोनों 0 हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई आपको बिंदु दिए होंगे, बोलेगा इनकी मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो अगर मूल बिंदु से दूरी बतानी है तो इसका मतलब आप x1 y1 यहाँ पर ये लेंगे और जो आगे पॉइंट आपको दिए हों उनको x2 और y2 ले लीजिए। तो आपको बीच की दूरी ये वाला फार्मूला डालेंगे तो आपके आंसर आसानी से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा परिचय था निर्देशांक ज्यामिति का। मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको डाउटफुल लगती है तो आप इसके कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि ये चतुर्थांश एक शब्दावली में आएगा, एक मूल बिंदु आएगा और आपके ये x और y, ये जो प्लस माइनस मैंने आपको समझाए हैं, ये आपके बिंदुओं की स्थिति बताने के लिए होंगे किस चतुर्थांश में पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। भुज और कोटि को भी मैंने अच्छी तरीके से बताया। निर्देशांक क्या होती है, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आती है। तो अभी तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए बेहतर रहेगा, जो कि एक्सरसाइज 7.1 होने वाली है। एक्सरसाइज 7.2 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन फार्मूला मिलेगा अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन बिंदु का, तो उसको वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब हमारी वो एक्सरसाइज आसानी से लग जाएगी। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं तक एंड करता हूँ इतना करके, और अगले जो क्वेश्चंस हैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।